हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 15 ऑफ लाइफ प्रोसेस, जिसमें कि मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट डायलाइसिस। तो डायलाइसिस क्या है ये आपको जानना है। देखिए, डायलाइसिस राइट, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। डायलाइसिस क्या है, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी किसी पेशेंट में किडनी फेल हो जाती है, राइट। अगर किसी की एक किडनी फेल हो जाती है तो उससे क्या होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी किडनी काम करेगी, राइट। वी हैव टू किडनीज, हमारे पास दो किडनीज होती है, एक लेफ्ट किडनी दूसरी राइट किडनी। अगर दोनों किडनी में से कोई एक किडनी फेल होती है तो दूसरी अच्छे से काम करती है, दूसरी थोड़ी एक्सटेंडेड हो जाती है और उन दोनों का काम वो अकेले करना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें इतनी बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि वहां पे एक किडनी काम कर रही है। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो खाली एक ही किडनी पे भी जीते हैं, राइट। लेकिन कुछ पेशेंट्स के केस में क्या होता है कि अगर किसी की दोनों किडनी फेल हो जाती है, अगर दोनों ही किडनी फेल हो गई तो उस केस में बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन डेवलप हो जाती है। अगर दोनों किडनी फेल हो जाती है किसी भी पेशेंट की, उस केस में उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहता एक्सेप्ट डायलाइसिस। और डायलाइसिस भी एक पीरियोडिक सॉल्यूशन है, दिस इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। किडनी फेलियर के केस में जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, जिसे आप कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही पॉसिबल है, राइट, अगर किसी की दोनों किडनी फेल हो जाती है एज ए परमानेंट सॉल्यूशन। लेकिन उस पेशेंट को अगर जब तक किडनी नहीं मिलती है तो पीरियोडिक सॉल्यूशन में डायलाइसिस आता है। डायलाइसिस दिस इज ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। ये एक टेक्निक है जिसमें कि हम पेशेंट की किडनी फेल होने के बाद, क्योंकि पेशेंट की किडनी फेल हो चुकी है, वो काम नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में पेशेंट की बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूरिन तो एक्सक्रीट कर ही नहीं पा रहा है, यूरिया तो फिल्टर कर ही नहीं पा रहा है। तो यूरिया अगर लेवल बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे केस में ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, डायलाइसिस देते हैं। ये एक पीरियोडिक ट्रीटमेंट है, यानी कि उसके यूरिया को बॉडी से फिल्टर आउट करते हैं, नहीं तो यूरिया की टॉक्सिसिटी पूरी बॉडी के अंदर फैल सकती है, उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, राइट। तो उसके लिए, ऐसे पेशेंट के लिए हम डायलाइसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। किसी किडनी फेल हो गई तो उस केस में यूरेमिया एक कंडीशन होती है, वो डेवलप हो जाती है। तो डायलाइसिस टेक्निक दिस इज द पीरियोडिक सॉल्यूशन, पीरियोडिक सॉल्यूशन इन केस ऑफ किडनी फेलियर। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, किसी की किडनी फेलियर में पीरियोडिक सॉल्यूशन माना जाता है डायलाइसिस को, ठीक है। डायलाइसिस को आप आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, इस टेक्निक को आप आर्टिफिशियल किडनी इसमें होती है, राइट, ये मैं बताऊंगा। डायलाइसिस में जनरली क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, एक डायलाइसिस मशीन, डायलाइजिंग मशीन होती है जिसको आप आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। With the help of machines, we filter out the urea of the patient, right? With the help of dialysis process, we filtered out the nitrogenous waste और यूरिया, राइट। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बॉडी के अंदर यूरिया का एक्सेस लेवल हो जाएगा, एंड दैट टर्म यू कॉल्ड यूरेमिया। एक कंडीशन होती है जिसको आप यूरेमिया कहते हैं। दिस इज इंक्रीजिंग एक्सेस लेवल ऑफ यूरिया और रिटेनिंग ऑफ यूरिया इनसाइड द बॉडी। एक्सेस लेवल ऑफ यूरिया ड्यू टू किडनी फेलियर, ऐसे केस में ऐसे पेशेंट को सिर्फ डायलाइसिस दिया जाएगा। अगर पेशेंट के पास एक किडनी फेल हो जाती है, वन किडनी फेलियर, तो उस केस में क्या होगा, सेकेंड किडनी रिप्लेस इट्स वर्क। सेकेंड किडनी जो दूसरी किडनी है वो उसके काम को रिप्लेस कर देगी, एक किडनी काफी हो जाएगी,
right? And the second kidney become extended and start the filtration, right? तो किडनी फेलियर के केस में डायलिसिस ही परफॉर्म किया जाता है, डायलिसिस प्रोसेस को ही परफॉर्म करते हैं। अब डायलिसिस प्रोसेस को आप कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। ये जो पूरा डायलिसिस प्रोसेस होता है, 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है। 3 से 4 घंटे लगते हैं पूरी बॉडी से यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। इसमें कुछ सेटअप्स होते हैं, राइट, कुछ मशीनरी सेटअप्स होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो उस केस में आप डायलिसिस परफॉर्म करते हैं। डायलिसिस के अंदर यहाँ पे एक डिवाइस होता है जिसको आप आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर सेलोफेन ट्यूब होती है। कौन सी ट्यूब होती है? सेलोफेन ट्यूब। दिस इज सेलोफेन ट्यूब। ये मैं आपको बता रहा हूं ड्रॉ करके। ध्यान दीजिएगा, राइट। ये पूरी डायलाइजिंग यूनिट है। इसमें ये सेलोफेन ट्यूब होती है। सेलोफेन ट्यूब का रोल क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। ध्यान दीजिएगा प्लीज। इस सेलोफेन ट्यूब से बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इस सेलोफेन ट्यूब का कनेक्शन होता है, ठीक है। सेलोफेन ट्यूब से अटैच होती है एक ट्यूब जो कि बॉडी की रेडियल आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट करती है। यहाँ पे रेडियल आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट करेगी। रेडियल आर्टरी में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां से ब्लड कलेक्ट करके सेलोफेन ट्यूब के पास जाता है, राइट। ये ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड है। यहाँ पे एक पंप लगा दिया जाता है। दिस इज दी पंप। पंप जो है वो मेंटेन करता है फ्लो ऑफ ब्लड को। सेलोफेन ट्यूब में ब्लड जाता है, सेलोफेन ट्यूब में ही ब्लड जो है फिल्टर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जब ब्लड पूरी तरीके से इस सेलोफेन ट्यूब से फिल्टर हो जाता है, उससे एक्चुअल में उससे सिर्फ यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर होते हैं, तो फिर इस सेलोफेन ट्यूब से एक इनलेट इंट्रोड्यूस कर दी जाती है रेडियल वेन में। इसमें रेडियल वेन। इसके अलावा सेलोफेन ट्यूब के सराउंडिंग में एक फ्लूइड होता है जिसको आप कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है इसके सराउंडिंग में? डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। इसके सराउंडिंग में, सेलोफेन ट्यूब के सराउंडिंग में डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो है यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ये डायलाइजिंग फ्लूइड का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड को आप यूज करते रहते हैं। जब यूज डायलाइजिंग फ्लूइड होता है वो एक दूसरी जगह कलेक्ट हो जाता है। ये एक आउटलेट लगा दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। सिर्फ अभी डायग्रामेटिकली देख लिए आप। देखिए इसको, डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड। तो सराउंडिंग में, सेलोफेन ट्यूब के सराउंडिंग में डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। ये भी फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। डायलाइजिंग फ्लूइड जो है यहाँ पे फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड हम बार बार ऐड करते रहते हैं और जो यूज डायलाइजिंग फ्लूइड है वो निकलता रहता है यहाँ से। यूज डायलाइजिंग फ्लूइड, दिस इज यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड। ये डायलाइजिंग फ्लूइड का रोल क्या होता है ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। दिस इज यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड, राइट। इस आर्टिफिशियल किडनी के साथ यहाँ पे टेम्परेचर बाथ लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? टेम्परेचर बाथ।
दिस इज टेम्परेचर बाथ। इसके बाद यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है ये पूरा सेटअप होता है। देखिए ये पूरा डायलाइजिंग यूनिट का सेटअप है। ये टेम्परेचर बाथ है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। यहाँ पे फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को भी आप ऐड करते हैं। ये फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड यहाँ पे सप्लाई होता है इस तरफ से और इस तरफ से यूज होकर निकलता रहता है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड का रोल क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दिस इज फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड। यहां से आप ये CO2 कंप्रेशर है, एयर कंप्रेशर आप बोलते हैं। CO2 यहां से एयर सप्लाई होती है, राइट। तो दिस इज अबाउट, इस तरीके से पूरा सेटअप बना होता है डायलाइसिस प्रोसेस में। डायलाइसिस, इसको हीमोडायलाइसिस भी कहते हैं। अब ये पूरे सेटअप को ध्यान से देखिए। इसमें यूज डायलाइजिंग फ्लूइड दिख रहा है, सेलोफेन ट्यूब दिख रही है, राइट। और यहाँ पे ब्लड जो कलेक्ट किया जाता है रेडियल आर्टरी से कलेक्ट करके इस आर्टिफिशियल किडनी यूनिट में, जिसमें सेलोफेन ट्यूब डाली जाती है। सेलोफेन ट्यूब काफी परमेबल होती हैं और इनकी परमेबिलिटी की वजह से, राइट, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है, राइट। डायलाइजिंग फ्लूइड में वो परमिट आउट होता रहता है जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड से सराउंडिंग में डालना बहुत जरूरी है। ये जो है परमेबिलिटी को अलाउ करता है यूरिया की, नाइट्रोजनस वेस्ट की। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में जनरली वाटर होता है, शुगर होता है, सॉल्ट होता है, राइट। एंड इट हेल्प्स टू रिमूव आउट द यूरिया थ्रू सेलोफेन ट्यूब। ये परमेबल होती है, राइट। और यूज डायलाइजिंग फ्लूइड अलग डिवाइस में यहाँ पे निकलता रहता है। इधर से फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड ऐड होता रहता है। टेम्परेचर बात दिया जाता है जिससे कि टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहे। आर यू गेटिंग और नॉट? और यहाँ पे रेडियल वेन में जब ये ब्लड फिल्टर हो जाता है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यहाँ पे हम एक डिवाइस और सेटअप करते हैं जिससे कि हम यहाँ पे एंटी हेपेरिन डालते रहते हैं, ठीक है। एंटी हेपेरिन, सॉरी, हेपेरिन डालते हैं। हेपेरिन क्या है? एंटी कोआगुलेंट है, क्योंकि ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा तो वो कोआगुलेट कर सकता है। तो उसके कोआगुलेशन को रोकने के लिए हेपेरिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। उसके बाद वो ब्लड फिल्टर होकर रेडियल वेन में चला जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। सो दिस इज अबाउट डायलाइसिस। अब यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड, सेलोफेन ट्यूब, इन सब का क्या रोल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस ऑल्सो। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं डायग्राम को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेबलिंग पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो डायलाइजिंग फ्लूइड क्या है? This is a medium that helps to drain out nitrogenous waste, and this is present in the surrounding of cellophane tube. इतनी बात आपको याद रखनी है। This is a medium helps to drain out नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए डायलाइजिंग फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इसमें आता है सॉल्ट,
शुगर एंड वाटर, ये मेजर कंपोनेंट। ठीक है, ये जो है अलाउ द परमेबिलिटी ऑफ सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब की परमेबिलिटी को अलाउ करता है, एंड दिस इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ सेलोफेन ट्यूब, राइट। ये सेलोफेन ट्यूब की सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, इज दैट क्लियर? इसके अलावा हम बात करते हैं किसके बारे में, एक पॉइंट और यहां पे लिखिएगा, यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड कलेक्ट सेपरेटली इन हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस में, इस प्रोसेस को हीमोडायलाइसिस भी आप कह सकते हैं, इसको सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड दिस इज ड्रेन इनटू द सिस्टम पीरियोडिकली इसको सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। ये यूज होता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से हम फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को ऐड करते रहते हैं। फ्रेश ड्रेन किसको कर रहे हैं, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को आप ड्रेन करते जाते हैं दूसरी साइड से। सो दिस इज अबाउट डायलाइजिंग फ्लूइड। अब बात करते हैं सेलोफेन ट्यूब, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेलोफेन ट्यूब की बात करते हैं। सेलोफेन ट्यूब, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। सेलोफेन ट्यूब अगर बात की जाए सेलोफेन ट्यूब की, तो दिस इज द परमेबल फॉर द राइट नाइट्रोजनस वेस्ट। ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव with the help of this cellophane tube, and this is the part of artificial kidney, helps to remove out only nitrogenous waste। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में, सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को में हेल्प करती है ये सेलोफेन ट्यूब, बिकॉज दिस इज परमेबल फॉर यूरिया। जो मेन ह्यूमन बीइंग में डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, जो मेन ह्यूमन बीइंग में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, दैट यू कॉल्ड यूरिया। उस यूरिया की परमेबिलिटी को अलाउ करता है, जिससे यूरिया बाहर निकल जाता है, और हमें यूरिया को ही फिल्टर करना होता है, राइट। परमेबल फॉर यूरिया और दिस नाइट्रोजनस वेस्ट। सो दिस इज अबाउट सेलोफेन ट्यूब। तो ये सेलोफेन ट्यूब के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे हीमोडायलाइसिस के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, राइट। इसका एक लिमिटेशन ये है, इस प्रोसेस का जो लिमिटेशन है, इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें नो रीअब्जॉर्प्शन, कोई इस प्रोसेस में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, एंड दिस इज नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट। और ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। दिस इज पीरियोडिक ट्रीटमेंट, ये एक पीरियोडिक ट्रीटमेंट है, ओनली पीरियोडिक ट्रीटमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिन फॉर्मेशन एंड डायलाइजिंग फ्लूइड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये थोड़ा सा है, राइट, थोड़ा सा
ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो इसको अभी कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट की मैं बात करता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट डायलाइसिस प्रोसेस। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। प्लांट का जो मेन वेस्ट है वो क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। राइट, मेन वेस्ट, जो मेन वेस्ट ऑफ प्लांट है वो है वाटर। वाटर वेपर फॉर्म में जो होता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। ऑक्सीजन एंड CO2 भी होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो इनका जो रिमूवल होता है, दिस रिमूवल ऑफ water and gases take place through two structures, और ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1 स्टोमेटा होता है, ये लीफ में होता है। लीफ से वाटर लॉस होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। एक्सिस ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से ही निकलती है। और दूसरा जो होता है वो होता है लेंटिकल्स। जो लेंटिकल्स होते हैं ये स्टेम्स में होते हैं, इनसे भी गैसेस एक्सचेंज होती है, इनसे भी ट्रांसपायरेशन होता है, इनसे भी वाटर लॉस होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्लांट्स में एक्सक्रीशन होते हैं। प्लांट से कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हैं, अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स में जैसे कि मैं आपको बताऊं, रेसिन, गम्स, कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल ये प्लांट के लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है, बट these waste products are useful for human being के लिए ये यूजफुल है, लेकिन प्लांट्स के लिए ये वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से प्लांट में कुछ एक्सक्रीशन टेक प्लेस करता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, इसके बाद हमारा कोई अगला टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में, इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इन दिस चैप्टर आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड all the essential processes which are required for the maintenance of life, and these processes are called life processes. तो इसके साथ इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। राइट, इसके बाद अगले लेक्चर्स में मैं कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में विद सम क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।